हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस अरोला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रकाश से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, प्रकाश और दर्पण से संबंधित। ठीक है, यहाँ देखिए जितने भी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं सभी आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर जितने भी हैं सब आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं, सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखिए, जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बताया था जब दर्पण हम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं? समतल और एक दूसरा होता है गोलीय। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो आपने ये जाना था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। तो ये जो क्वेश्चन है इसका हमारा कौन सा आंसर सही है? पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव, उसके बाद भरना है होता है। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहाँ पर बनता है? जब किरण परावर्तित होती है, यानी हमने इसको आपको परावर्तन में बताया था। तो आप ये जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराने पर वो परावर्तित हो जाती है। ठीक, तो परावर्तित होती है तो यहाँ अगर हम एक अभिलंब डालेंगे तो ये आपतन कोण हो गया, ये हमारा परावर्तन कोण। ये कोण आई और ये कोण होता है आर। तो ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? सी वाला। समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, क्या होता है? बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? ए। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति में बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब? जब हम अवतल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को उसके ध्रुव और ये मान लीजिए हमारा ध्रुव है, ये ध्रुव है और ये इसका मुख्य फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच में अगर यहाँ हम वस्तु को रखते हैं तब जो यहाँ प्रतिबिंब बनता है ये दर्पण के पीछे हमारा बनता है और जितनी बड़ी वस्तु होती है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनता है ताकि दाढ़ी बनाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो दोस्तों, वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, लेकिन समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई आकृति वक्र होगी, ठीक है, यानी गोलाकार होगी, तभी तो हम उसकी त्रिज्या बनाएंगे। ठीक है, त्रिज्या किसी गोलाकार आकृति की ही हो सकती है। तो जो समतल दर्पण हमारा होता है वो गोल नहीं होता है। ठीक है, वो एकदम प्लेन होता है, ये मुड़ा नहीं होता है। इसीलिए जो इसका वक्रता त्रिज्या होगा वो क्या होगा? अनंत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो साइड मिरर होता है, आपने देखा होगा कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, पीछे बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब उस छोटे से दर्पण में बनता है। ठीक है, यानी बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ छोटा प्रतिबिंब बने वहाँ हमेशा कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। ठीक है, इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताया था, छोटू। मतलब अगर छोटा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल। तो यानी इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? बी। ठीक है, सॉरी देखिए, इसमें
एक चीज़ और इसमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ उत्तल लेंस दिया है, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, लेंस और दर्पण नहीं ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लेंस दिया है, तो लेंस नहीं यूज होता। लेंस क्या होता है? लेंस हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। लेंस पारदर्शी होता है, दर्पण पारदर्शी नहीं होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी वाला आंसर सही है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण सही, उत्तल लेंस गलत है, अवतल दर्पण होगा नहीं, अवतल लेंस भी नहीं होगा। आगे देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो जो प्रकाश हमारा होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? हमने आपको बताया था कि प्रकाश दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, कण और तरंग दोनों। तो पहला है तरंग के समान, दूसरा कण के समान, और इधर बी वाला है कण और तरंग दोनों के समान। तो आप जानते हैं कि प्रकाश दोनों प्रकृति को दर्शाता है, दोहरी प्रकृति। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कण और तरंग दोनों के समान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी हमने आपको बताया था कि प्रकाश का जो कण सिद्धांत है वो किसने दिया था? न्यूटन ने। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ये किसने दिया था? हाइगेंस ने, ठीक है। आइंस्टीन ने नहीं दिया था, न्यूटन ने नहीं दिया था, एडिसन ने नहीं दिया था, किसने दिया था? हाइगेंस, ठीक है। कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया, तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक होता है? ठीक है। तो देखिए, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, हमने आपको ये बताया था कि पहले आप इसका विकल्प देख लीजिए। पहला विकल्प क्या है? सदैव जो दर्पण के पीछे बनता हो। तो आपने प्रतिबिंब, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, प्रतिबिंब बनने में जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो सदैव क्या होता है? आभासी ही होता है, ठीक है। और दूसरा विकल्प है जो सदैव सीधा बनता है। हमने आपको ये भी बताया था कि जो सीधा बनता है वो क्या होता है? हमेशा आभासी होता है। लेकिन हमको बताना क्या है? वास्तविक। सी है जो सदैव उल्टा बनता है। हमने आपको ये भी बताया था कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो सदैव क्या बनेगा? उल्टा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर सही है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो सदैव क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ चित्र में, ये है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आप अगर ध्यान देंगे, इसका अगर हम गोलाकार भाग बनाएंगे तो ये पीछे के हिस्से में यहाँ वक्रता केंद्र होता है और यहीं पे हमारा फोकस होता है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी, ये दूरी हमारी फोकस दूरी है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा था कि दर्पण के सामने की जो दूरियां हम नापते हैं ये जो है निगेटिव होती हैं और दर्पण के पीछे की दूरियां पॉजिटिव होती हैं। तो जो हमारा फोकस दूरी है ये किधर पड़ रहा है? दर्पण के पीछे, ठीक है, इस हिस्से में पड़ रहा है। तो पीछे की तरफ जो दूरियां हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक। तो जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर हमारा सही है, ठीक है। ऋणात्मक नहीं होगी, अनंत नहीं होगी, और ये तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो क्या है? गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ठीक है। तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट आगे का जो हेडलाइट होता है गाड़ियों का, उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो आप ये देखेंगे कि जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है वो प्रकाश को बहुत जो है दूरी तक फैलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन सही है। ए, अवतल दर्पण उसमें यूज होता है, ठीक है। अवतल क्या करता है? वो प्रकाश को, एक समांतर प्रकाश की किरण पुंज हमको प्राप्त करता है ताकि प्रकाश दूरी तक जाए और सीधा जाए, ठीक है। तो अवतल दर्पण हमको, ये इस क्वेश्चन का सही है ऑप्शन। और ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण यूज होता है और जो आगे का जो हमारा हेडलाइट होता है गाड़ी में उसमें अवतल दर्पण यूज होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो प्रतिबिंब निर्माण में हमने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है वो सदैव क्या होता है? आभासी और
सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो सीधा ही रहेगा, अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, वास्तविक है तो उल्टा होगा, अगर आभासी है तो सीधा होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी और सीधा, और जो अवतल दर्पण से बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अवतल दर्पण में बिंब को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी बने। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण में हमने आपको बताया था प्रतिबिंब निर्माण में कि एक ही स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। कब जब हम वस्तु को दर्पण के सामने बहुत नज़दीक रखते हैं। ठीक है, तो नज़दीक का क्या मतलब हो गया, देखिए जैसे आप ये होता है ना, दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण यूज किया जाता है, तो उसमें भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। ठीक है, दर्पण के पास। तो वही स्थिति इसमें होगी जब हम वस्तु को, बिंब को पास रखेंगे, किसके पास, ध्रुव और फोकस। ठीक है, ध्रुव और फोकस के एकदम बीच में रखेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, और जितनी बड़ी वस्तु रहती है उससे बड़ा बनेगा। ठीक, और बी तो नहीं हो सकता कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनने लगेगा और उल्टा बनने लगेगा, तो ये नहीं हो सकता, अनंत पर भी नहीं हो सकता, वक्रता केंद्र पर भी नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो 14वां क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती, तो देखिए प्रकाश की चाल कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, पहला ऑप्शन है इस्पात में। इस्पात मतलब कि जो है मटेरियल होता है, इस्पात में तो इसकी चाल सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इस्पात में प्रकाश जो है, इस्पात पारदर्शी नहीं होता है, इस्पात पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, परावर्तित। तो इस्पात में इसकी चाल सबसे ज़्यादा नहीं होती, वायु में भी इसकी चाल सबसे ज़्यादा नहीं होती, जल में भी नहीं होती, सबसे ज़्यादा कहाँ चाल होती है, निर्वात में। बहुत लोग ऑप्शन देखते हैं और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इस्पात में जो चाल होती है वो ध्वनि की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रकाश की नहीं, प्रकाश की निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, और इस्पात में जो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ही आपको आंसर लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, तो अपवर्तन कब होता है, आप ऑप्शन देखिए। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है, तो आपने ये पढ़ा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वापस लौट जाता है, यानी वो परावर्तन हो जाता है, तो ये तो एकदम नहीं होगा पहला। दूसरा है, जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाता है, तो देखिए जब प्रकाश पारदर्शी से अपारदर्शी माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तब भी उसका परावर्तन ही होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। थर्ड है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, तो ये होगा सही। जानते हैं क्यों, क्योंकि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, जैसे आप मान लीजिए वायु और जल, ठीक है, ये दो माध्यम हैं, तो जब वायु से प्रकाश जल में जाता है तो हमने आपको बताया था क्या, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ये दोनों पारदर्शी माध्यम हैं, तो जब इन दोनों पारदर्शी माध्यमों से, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से होकर प्रकाश दूसरे में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही, सी वाला जो ऑप्शन है वो वाला सही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, और इसी तरह से हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।